अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर एक तहरीक चलाने का इरादा रखती है। ईद से पहले भी इस तरह के साइंस मिल रहे थे कि ईद के बाद मज़ीद मुतहरिक हुआ जाएगा और ये जो एहतजाज का इरादा है इसको ज़रा मज़ीद नेक्स्ट गियर लगाया जाएगा। अब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें न सिर्फ उन्होंने वफाकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि NFC अवार्ड ख़ास तौर पे उसमें जो तयशुदा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है वो चीज़ें अगर ना मिली उनको तो वो एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे और तहरीक चलाएंगे, चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद के ऊपर। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है मुख्तलिफ़ किस्म के वसाइल ना देने के, इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ, मीडिया पर कदगन की बात भी करती है और कंट्रोल जमहूरियत की भी बात करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तहरीक चलाने की बात देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बहुत सी धड़ेबंदियों, इख्तलाफात, तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या कोई मौसर तहरीक चलाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी? ये हमारा आज का सवाल। हमें इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब और आसिफ रशीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर दुरानी साहब, ये जो कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसका मकसद आपको क्या लगता है और क्या समझते हैं कि इतने ज़्यादा इख्तलाफात जो हैं PTI के अंदर से ही उसके अंदर कोई तहरीक, कोई एहतजाज इस वक्त मौसर हो सकता है हुकूमत के ख़िलाफ़? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके साथ साथ जो PTI के अंदर अपनी धड़ेबंदी है उसका तो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अब मीडिया के ऊपर भी देखते हैं कि PTI के अंदर से लोग जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं या फिर अडियाला जेल जाके इमरान खान से मुलाकातें करके एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो शिकायतें लगाते हैं तो उससे एक तो चीज़ वाज़ेह है कि PTI के अंदर जो अपना एक इत्तेहाद का फुक़दान है वो एक बड़ी अहम चीज़ है जो कि आगे किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने में अहम किरदार अदा कर सकती है, लेकिन नहीं इनका इत्तेहाद सामने आ रहा। और दूसरी बात ये कि क्या ये बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात वही है कि जब तक अपना ख़ुद इनकी अपनी जमात के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा तो ये बाकी दूसरी जो सियासी जमातें हैं उसको कैसे कायल कर सकेंगे। हम उसका पहले ही देख चुके हैं। ख़ासतौर पर महमूद खान अचकज़ई को एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई थी इमरान खान की तरफ से कुछ अर्सा पहले, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो मुज़ाकरात होने हैं या नहीं होने उससे पहले ही इमरान खान जो है वो अपना फ़ैसला तब्दील कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि दीगर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान है या बाकी भी सियासतदानों को इन्होंने इस हवाले से वो दी है, कॉल दी है या एक उन्होंने वो किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही। तो एक तरफ तो ये इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद का, लेकिन अपनी जो इनकी गवर्नेंस है, क्योंकि जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है उसके लिए अवाम का उसकी सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवाम की सपोर्ट का अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है उसका ही जायज़ा ले लें और जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है, पेशावर की हद तक देख लें कि जो सूबे का दारुल खिलाफा है वहाँ तक जो है वो तालिबान पहुँच चुके हैं। जो जनूबी अजला हैं वो तो अमलन वहाँ पे हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे तो जो टांक जैसे अजला हैं वहाँ पे सरकारी दफातर तक नहीं खुलते। हर ज़िला के अंदर इस टाइम जो तालिबान पहुँच चुके हैं, तो जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि ये खैबर जो PTI के लिए ये ज़्यादा मुनासिब है कि वो अपनी सूबे की गवर्नेंस के ऊपर और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर पहले तवज्जो दें, बजाय इसके कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इस तरह की तहरीक चलाएँ या इस हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को हटाने के लिए कोई तहरीक चलाएँ। पहले ये अपनी आवाम के लिए कोई डिलीवर करें और परफॉर्मेंस दिखाएँ, उसके बाद ही आवाम की, क्योंकि जब तक अवामी सपोर्ट नहीं होगी तब तक कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए ये ज़्यादा फोकस PTI को इसके ऊपर करना चाहिए कि जिस सूबे में इनकी हुकूमत है वहाँ की आवाम को रिलीफ दें। इसी वजह से ही गो कि ये एक हकीकत है कि इमरान खान की हमदर्दी में वोट पड़ा है इनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद एक हमदर्दी का जो एलिमेंट है वो 1 साल तक तो वो सस्टेन कर सकता है, मैक्सिमम 2 साल तक सस्टेन कर सकता है। लेकिन अब अगर आप आवाम को कुछ डिलीवर ही नहीं करेंगे और परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर आवाम सड़कों पर निकलना इनके लिए वो महाल नज़र आता है।
है। और इसके हमने वाज़ेह मिसाल अभी देखी है, जो सवाबी में जलसा हुआ, एक तो इनकी अपनी जो तंजीमी तौर के ऊपर तकसीम है उसकी वजह से, और उसके साथ साथ जो आवाम को कोई हुकूमत की तरफ से ना कोई परफॉर्मेंस है और ना ही कारकर्दगी है। तो यही वो वजह है कि इवन जो इनकी अपनी हुकूमत के और अपने ही सूबे के अंदर जो जलसे और जुलूस हो रहे हैं वो भी इतने कोई काबिल ज़िक्र नहीं है, जो कि PTI का खासा था, इमरान खान का खासा था कि जलसों में सबसे ज़्यादा आवाम को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक मैं नहीं समझता कि ये इस तरह की अपनी अंदरूनी इख्तलाफात और उसके साथ साथ जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस और गवर्नेंस है उसको देखते हुए ये कोई भी हुकूमत के खिलाफ इस टाइम तहरीक चलाने के और कामयाब तहरीक चलाने के काबिल नज़र आ रहे हैं। ठीक है भट्टी साहब, क्या आपकी भी यही राय है? और अगर इसको मान भी लिया जाए तो PTI की जो सीनियर क़यादत है वो क्यों इकट्ठा नहीं कर पा रही सबको, या जो ग्रीवियंसेस हैं पार्टी के अंदर एक दूसरे से, वो क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहे? मैडम शेख, अभी मेरा भाई फ़खर परफॉर्मेंस और कारकर्दगी की बात कर रहा था। परफॉर्मेंस और कारकर्दगी पर यहाँ कब वोट पड़ते हैं? परफॉर्मेंस और कारकर्दगी पर यहाँ कब हुकूमतें बनती हैं? परफॉर्मेंस और कारकर्दगी पर यहाँ कब असम्बलियों में अक्सरियतें मिलती हैं? पहली बात। दूसरी बात मैडम शेख, बिलाशुबा वफाक सुतेलों जैसा सलूक कर रहा है KP से, दहशतगर्दी में उलझा हुआ दलदल, दहशतगर्दी की दलदल में फंसा हुआ सूबा, पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन चूंकि वहाँ PTI की हुकूमत है इसलिए शहबाज हुकूमत बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही। वफाक को KP के मसाइल हल करने चाहिए, मसाइल ज़्यादा हैं वहाँ, वसाइल कम हैं वहाँ, और वफाक बराए मेहरबानी सुतेलों जैसा उसके साथ सलूक ना करे। तीसरी बात मैडम शेख, बिलाशुबा PTI जो आवाज़ उठा रही है वो बिल्कुल ठीक उठा रही है कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामालियाँ, इलेक्शन धांधली, 26वीं आईनी तरमीम, पीका कानून, अदालती हुक्मनामों की खिलाफ वर्जियाँ और ढेर सारे मसाइब जिसमें दहशतगर्दी का नासूर भी है। KP और वफाक की पॉलिसी भी इस पे 1 पेज पे नहीं है। और मईशत बहाली और हुकूमत क्या ब्रीक वारदात डाल गई है इसमें, ये जो 7 रुपये 41% और 7 रुपये 41 पैसे और 7 रुपये 49 पैसे, यानी मैं हैरान हूँ कि इश्तिहारात छप रहे हैं, शादियाने बज रहे हैं खुशियों के। 17,000 मेगावाट एवरेज है सालाना हमारी खपत, और 43,000 मेगावाट के मुआहदे हुए निजी बिजली घरों से। 25,000 मेगावाट हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में मैक्सिमम आ सकता है, और 43,000 मेगावाट के मुआहदे हैं। और बेनज़ीर हुकूमत को मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने जब हटाया था तो बड़ी वजह क्या थी कि जी आपने IPP से मुआहदे किए, लुट मार की है, और जब खुद आए तो उन्हीं कीमतों पर मुआहदे किए। सर बात तो आपकी सही है, जरा इधर आ जाते सवाल की तरफ। आज उसी पे आ रहा हूँ। आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई, यहाँ तेल की कीमतें कम ना की गई, बल्कि उल्टा 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर हमें इधर झांसा दे दिया, और आज इश्तिहार छाप रहे हैं कि हमारी तारीफें करो। यानी एक बंदे के हाथ पांव तोड़कर अस्पताल पहुंचा दो और फिर उस पर मरम पट्टी करके कहो कि हमें जरा इस मरम पट्टी की दादें दें। जहां तक मैडम शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल है, इख्तलाफात हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, धड़ेबंदियां हैं, कई बार डिस्कस कर चुकी हैं, क़यादत का बुरहान है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और क्या इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऊपर इमरान खान है, नीचे अवाम है, दरमियान में पार्टी मिसिंग है। मुअस्सर तारीख क्या चल पाएगी इन हालात में? डेफिनेटली नहीं चल पाएगी। लेकिन मैडम शेख, लेकिन ये जो अब का शोर शराबा मचा हुआ है, इसमें स्क्रिप्टेड भी है, रॉन्ग नंबर भी हैं, ब्रूटस भी हैं, और ज्यादा चूरी खाने वाले मजनू हैं। मैडम शेख, कई बार मैंने भी हम सारों ने इस पे अली अमीन गंडापुर साहब पे उन पर तनकीद की, और बहुत बिल्कुल ठीक तनकीद भी की, उनकी ज़बान के हवाले से, उनकी गवर्नेंस के हवाले से, उनके इhtजाज के आखिरी लम्हों में निकल जाने के हवाले से। ठीक है। मगर पिछले 1 साल में आप देख लें, आखिरी चंद जुमले हैं, पिछले 1 साल में आप देख लें, आप जरा उसकी पूरी तरतीब उठा के देख लें, कितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इhtजाजों में, लॉन्ग मार्चों में, रैलियों में, जलसों में, जलूसों में और सड़कों पर नजर आई। पंजाब की क़यादत सारी कहाँ है? सिंध की क़यादत सारी कहाँ है? वफाक की क़यादत सारी कहाँ है? 5% से ज्यादा लोग तो ये बाहर नहीं निकलते। ये ट्विटर के शेर हैं,
ये व्लॉग्स के शेयर हैं, ये टीवी चैनलों के शेयर हैं, ये बयानों के शेयर हैं। यानी अगर इसमें अगर डिस्क्रेडिट हुआ तो वो अली मीन गंडापुर, और अगर उसने कोई 4 बंदे निकाले तो वो अली मीन गंडापुर। बाकी कौन कहां है? कोई अमेरिका बैठा हुआ है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई खैर से घरों में बैठा हुआ है, कोई अचानक निकलता है, ट्वीट करता है, अपना हिस्सा डालता है और निकल जाता है। तो वो किधर है सारे? तो ये वो सारे हैं जिनको जब मौका आता है उस वक्त नजर भी नहीं आते। उस दिन अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि 24 या 26 नवंबर को गोली किसने उठाई, गोली किसने चलाई। लेकिन आप ये सवाल जरूर उठाएं कि आप इमरान खान की इज्जत को छोड़कर सारे कहां चले गए थे? तुम कहां थे? सर, इसमें दो सवाल आते हैं सर, जहां एक इसके ऊपर भी सवाल हो सकता है कि जिस वक्त एहतजाज किए गए उनकी ज़रूरत भी थी क्या? वो कहीं मिस टाइम्ड, मिसमैनेज एहतजाज तो नहीं थे? दूसरी तरफ ये भी सवाल हो सकता है ना कि लीडरशिप कहाँ थी? मैं ये बेसिकली जानना चाह रही हूँ। और अब लीडरशिप क्या इकट्ठा कर पाएगी आसिफ रशीद चौधरी साहब? देखें, लीडरशिप का तो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहरान है और एक कन्फ्यूजन नज़र आती है पॉलिसी लेवल के ऊपर। और यहाँ पे गो के हमने कभी भी मौरूसी सियासत की एडवोकेसी नहीं की, लेकिन इमरान खान की पार्टी को देख के अब ये लगता है कि जिस तरह माजी में दूसरी जमातें जब बुरा वक्त आता था तो उनके ख़ानदान के लोग क्योंकि पीछे पार्टी उधर लेके बैठे होते थे, तो इस तरीके से इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला नहीं होता था जिस तरह से कि एक PTI की जमात के एक वज़ीर आला अपनी ही पार्टी के लोगों का नाम लेके कहते हैं कि ये करप्ट हैं। तो इस तरह के संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते थे। कम अज़ कम एक ये होता था कि यूनिफॉर्म पॉलिसी होती थी, वो सही होती थी या गलत होती थी, लेकिन उस मौरूसियत का नतीजा ये होता था कि एक चेन ऑफ कमांड होती थी। अभी मामला ये है कि खुद इमरान खान साहब की बहनें मोतरज़ हैं कि हमें अगर नहीं मिलने दिया जा रहा तो बाकियों को क्यों मिलने दिया जा रहा है। फिर जितने लीडर उतनी बोलियां, बाहर आके कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो ये तो पार्टी की लीडरशिप की अगर बात की जाए, इस वक्त असद कैसर साहब बैरून मुल्क हैं जिन्होंने अपोजिशन से बातचीत करनी थी और ईद के बाद तहरीक चलानी थी। अच्छा। इसी तरह जो पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, फर्स्ट टाइम MNA बने हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपोजिशन जमातों को वो लेके लीड करें, पार्लिमानी सिस्टम की चीज़ों को भी वो समझ रहे हैं। और फिर अब 2-3 और भी बड़े सवाल हैं। वो क्या हैं? देखिए, 9 मई के क्रैकडाउन के बाद पंजाब से PTI का वर्कर जो है उसके बाद किसी काल में उस तरह से नहीं निकला। तो अब देखना ये है कि 24 नवंबर के वाक़यात के बाद क्या किसी काल के बाद PTI KP का जो वर्कर है वो बाहर निकलेगा या नहीं। ये तो होगी बात PTI की हद तक कि वो तहरीक चलाने के लिए कुछ सवालात खड़े हैं उनके वर्कर के निकलने के ऊपर। उसके बाद हम अगर बात करें अपोजिशन इत्तेहाद की, तो अपोजिशन इत्तेहाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा जो मैटर करता है, जिसके पास अफरादी कुव्वत भी है, जो मामला फहम भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान के सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि वो PTI के लिए इस्टेब्लिशमेंट के सामने मुकाबिल आके क्यों खड़े होंगे। जो उनकी एक फॉलोइंग है, जिसने बाहर निकलना होता है, जब वो कॉल देते हैं तो उनकी जो एक मजहबी सियासी जमात होने की हैसियत से उनकी जो फॉलोइंग है वो बाय ऑल मीन्स निकलती है। तो अब मौलाना पहले ही मुतरज़ हैं कि बहुत सारे लोग पार्टी के PTI के उनके खिलाफ बयानात देते हैं। फिर मौलाना का एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ, अभी पास्ट में वो PDM के सरबराह थे। तो एहतजाजी तहरीकों में तो जो होते हैं हालात और होते हैं, लेकिन जो ही उनके सामने ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर 1 पॉइंट एजेंडे पे, हुकूमत गिराने के एजेंडे पे वो PTI का साथ दें और ये काम मुकम्मल होने के बाद PTI उनको रिटर्न में क्या देगी। तो ये सारे बड़े बड़े सवालात हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब के हवाले से किसी बात की गारंटी दे सके कि वो किन चीज़ों को मानेंगे, किन को नहीं मानेंगे। और फिर हमेशा ये जो वादे होते हैं ना अपोजिशन के दौर के, वो वादे ना तो कभी नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब से पूरे हुए थे और ना ही आइंदा किसी लीडर से तवक्को है कि शायद वो पूरे हों। तो अभी तक PTI के लिए मौजू हालात नहीं है तहरीक चलाने के लिए, और एक कन्फ्यूजन की पॉलिसी लेवल के ऊपर जो है वहाँ पे भी फुकदान है। वर्कर्स को भी समझ नहीं आ रही कि कौन से लोग जो हैं वो हमारी PTI के हैं, कौन से लोग किसी और के बंदे हैं।
तो ये सारी वो सूरत हाल है जिसमें कोई कामयाब तहरीक PTI की जानिब से चलाने का या मौसर तहरीक चलाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करते हैं किसी भी तहरीक एहतजाज से मुतालिक, एक पॉइंट हम मिस कर जाते हैं। हम कहते हैं लोग आएंगे या वर्कर आएगा। इस तरह की जो तहरीकें होती हैं जहाँ ये भी इम्कान होता है कि जलसे में या फिर धरने में बदल जाना है मामला, वो ऑर्गेनिक नहीं होती हैं। वो अपने वर्कर्स, अपना जो नीचे का बंदा होता है उसको लेके आना होता है। लीडरशिप जो यानी निचले लेवल पे होती है उसने, फिर ऊपर वाली लीडरशिप ने उसको देखना होता है। अब मज़ा साहब ये ज़रा कंपेयर करके हमें बताएं कि क्या जब पार्टियों के ऊपर मुश्किल वक्त आया माजी में, तो इसी तरह से निचली लीडरशिप भी ऊपर की भी तितर बितर हो जाती थी, इतनी बुरी तरह से इम्पैक्ट होता था कि आप मोबिलाइज भी ना कर सकें उस इनऑर्गेनिक सपोर्ट को जो कि ऑर्गेनिक में बदल जाती है बाद में, या फिर ये PTI के साथ कुछ गैर मामूली है? देखिए, बाय एंड लार्ज हमारी यहाँ जो सियासी जमातें हैं उसमें मासिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो तहरीक चलाने की कैपेसिटी है वो बहुत कम है। मुस्लिम लीग नून को उठा लें, आप देख लें, जब उन पे बुरा वक्त था, अपोजिशन में थे, तो वो तहरीक नहीं चला पा रहे थे। वो ठीक है, बयानात तो अपनी जगह होते हैं। जो ऑर्गेनाइज तहरीकें होती हैं, अब तहरीक इंसाफ में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी पेश आ रही है वो ये कि एक डिफ़िकल्ट टाइम में जब अपोजिशन के तौर पे उन्हें उभरना था, उस वक्त जो इमरान खान साहब की चॉइस थी पार्टी की लीडरशिप के हवाले से वो बहुत ख़राब थी और उसका नतीजा सामने नज़र आ रहा है। अब ना बैरिस्टर गौहर का कोई तजुर्बा है तहरीकों का, ना सलमान अकरम राजा का कोई तजुर्बा है उस तरह की तहरीकों में ऑर्गेनाइज़ करने का, और फिर इंटरनल डिफरेंसेस हर पार्टी में होते हैं। हर पार्टी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लीडरशिप के लेवल पे कोई भी एक अभी तक पिछले यानी जब से 2022 मार्च 2022 के बाद से आप ले लें, वो कैपेसिटी जो एक तहरीक की होती है, तहरीक सिर्फ ये नहीं होती कि आपने एक कॉल दे दी यहाँ से इस्लामाबाद चलेंगे तो तहरीक चल गई। तहरीक बिल्ड की जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्डअप की जाती हैं, उसके बाद आप एक एक्सट्रीम पोजीशन पे। आप बता दें कि पिछले 2 सालों में तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में कोई भूख हड़ताल की है, हमें नहीं नज़र आता। एक मरतबा इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया गिरफ्तारियां देने का, पता चला 2 दिन में फिजल आउट हो गया, इसलिए कि इस तरह गिरफ्तारियां नहीं दी जाती जिस तरह उधर हुआ। तो वो जो लॉट थी PTI की, जो हार्डकोर PTI एक्टिविस्ट थे, वो तो या तो अंडरग्राउंड चले गए, मुल्क छोड़ गए, या वो बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए उसमें, तो बैकअप सपोर्ट कोई नहीं थी। जब आप किसी मूवमेंट में जा रहे होते हैं, और ये काम उस वक्त किया जाता है कि जब आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट चली गई है, अब आप गिरफ्तार हो सकते हैं, ये सारी लीडरशिप को पता होता है, तो बैकअप सपोर्ट जो होती है वो मूवमेंट को लीड करती है कि प्लान B, प्लान A, प्लान B, प्लान C। ये प्लान ना 2018 में हमें नज़र आया जब इमरान खान ये कहते रहे कि हर चीज़ की तैयारी है, हमारे पास सारे प्रोग्राम मौजूद हैं, लेकिन जब हुकूमत मिली तो 0/0 नज़र आया कि कोई भी प्लान नहीं था। यही ऑपोजिशन में होता है। पीपल्स पार्टी के पास जो सबसे बुरा वक्त था वो था जब भुट्टो साहब जेल में थे, और उस वक्त और भुट्टो साहब को जब फांसी हुई है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ पीपल्स पार्टी की अपनी लीडरशिप का भी था, और उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स इंतज़ार करते रहे कि कोई तहरीक की कॉल दी जाएगी, और तहरीक की कॉल नहीं दी गई, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप थी उस वक्त जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। वो जाके जनरल ज़ियाउल हक से पसे पर्दा मिल गए थे उन्होंने। यहाँ अगर आप उस सिनेरियो को, और वो बहुत ज़ाहिर है उस वक्त मार्शल था, सख्त तरीन मार्शल था, सेंसरशिप थी। आज की सिचुएशन में अगर हम देखें कि जहाँ हमें नज़र आता है 9 मई के बाद ख़ास तौर पे जो सूरत हाल नज़र आती है, तो PTI का कोई बैकअप सपोर्ट नहीं। दूसरी एक अहम बात ये थी कि अलायंस क्यों नहीं बन पा रहा जी। आप ज़ाहिर है अचकज़ई साहब आज आपको लीड कर रहे हैं। कौन अचकज़ई? जिनकी चादर का मजाक उड़ाया करते थे। मौलाना फजलुर रहमान क्यों रिलक्टेंट हैं? क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने मौलाना डीजल कहा। जमात इस्लामी क्यों पीछे हटी, और जमात इस्लामी बिल्कुल आपकी तहरीक का हिस्सा ही नहीं बनने चाह रही, इसलिए कि उनका तजुर्बा जो परवेज़ खटक साहब के साथ था वो अच्छा नहीं रहा उसमें। तो जो क्राइसिस इस वक्त फेस कर रही है तहरीक इंसाफ,
वो ट्रस्ट का है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसकी वजह से एक अलायंस ऑपोजिशन का मजबूत अलायंस नहीं बन पा रहा। क्योंकि आपने कहा कि लीडरशिप की चॉइस सही नहीं है, तो इस वक्त इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए आपकी नज़र में पीटीआई में कौन सी ऐसे नाम हैं या लोग हैं जो आगे आकर लीड कर सकते हैं? देखिए, इमरान खान साहब के अगर कोई पॉलिटिकल सक्सेसर, जो इमरान खान साहब को मैंने खुद सुना था ये बात, वो मुराद सईद थे और मुराद सईद हैं। मुराद सईद किस हद तक, मुराद सईद, यही मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बड़े कन्वेंशन में ये बात की थी कि मुझे मुराद सईद जैसे लोग चाहिए उसमें। आपको लगता है जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, मुराद सईद वुड बी द राइट चॉइस? नहीं, असल चीज़ ये है कि मुराद सईद अब सरफेस करते नहीं करते हैं और वो किस तरह वो कर सकते हैं, लेकिन इतना डैमेज हो गया है। आप देखें ये आरिफ अलवी साहब अमेरिका में जाके लॉबिंग कर रहे हैं, यहाँ के तहरीक चलाएं भाई। बाकी जो लोग हैं जो बाहर लॉबिंग कर रहे हैं वो मुल्क में आके तहरीक चलाएं, बाहर अपनी लॉबिंग के लिए बाहर ओवरसीज बहुत से लोग हैं। तो पीटीआई का क्राइसिस जो है, जहां रियासती जबर है उन पे, वहां सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज भी हैं, खुद साख्ता जख्म जो हैं पीटीआई के अंदर लोगों में। अब इमरान खान तो जेल में है, इमरान खान का एक्सेस नहीं है, किस हद तक वो आपसे वो हो सकता है, लेकिन बाकी जो उन्होंने नॉमिनेट किए हैं लोग, तो उसके जिम्मेदार तो वो खुद हैं। ठीक है जी, मैं सब दिलचस्प आपने पॉइंट उठाया है, इसके ऊपर जरा मजीद भी बात करते हैं, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो धड़ेबंदी है, क्या उसको ख़त्म करके यकजा करके कोई तहरीक जिसकी तरफ इशारा कर रही है पीटीआई, उसमें कामयाब हो पाएगी या मौसर तहरीक चला पाएगी? लेकिन डिस्कशन ब्रेक से पहले कुछ इस तरफ निकली है कि इमरान खान की जो लीडरशिप चॉइसेस थी वो दुरुस्त नहीं थी। भट्टी साहब, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? क्या समझते हैं कि खान साहब ने जिन नामों का इंतखाब किया वो सही नहीं थे, खान साहब बेहतर कर सकते थे, और आपके ख्याल में कौन से नाम हो सकते थे? नहीं, डेफिनेटली नॉट। मैं तो उसके इमरान खान साहब की अगर वो चॉइस है तो ज़ाहिर है पार्टी उनकी है, वो हेड हैं, वो उनकी चॉइस हो सकती है। अगर मुझसे कोई राय पूछे तो नहीं। उसकी वजह यह है कि एक तो उनके पीछे कोई नहीं चलेगा, दूसरा वो अब इस पोजीशन में नहीं है। पार्टी को चाहिए एक, हाँ जी, पार्टी को चाहिए एक बंदा जो मौजूद हो, जो लीड करे फ्रंट से, और तो वो नहीं है। इसमें कोई शक नहीं मैडम शेख कि मर्दम शनासी में इमरान खान साहब कमाल की महारत रखते हैं और ऐसे ऐसे फैसले करते हैं। उस्मान बुज़दार, महमूद खान, और फिर उसके बाद कमाल के फैसले उनके होते हैं, उसके बाद यहीं से मार खाती है। अब सूरत हाल ये है मैडम शेख कि मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में अगर वो थोड़ा सा किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर दें और कह दें कि भाईजान आज के बाद इसी का फैसला माना जाएगा, तो आपके ख्याल में वो बंदा कौन हो? आपके ख्याल में बंदा कौन हो? हमारे लिए तो गौहर साहब है ना वो। नहीं मैडम शेख, बैरिस्टर गौर भी हो सकते हैं, इवन वो तो हो सकते हैं क्या? वो बैरिस्टर गौहर तो है, बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकबर राजा है, अयूब साहब है। नहीं मैडम शेख, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट है। जो मिल के आता है वो कहता है कि सलमान अकबर राजा साहब के हवाले से इमरान खान शकूक व शुबात का इजहार कर रहे थे या गुस्से हो रहे थे। अच्छा। अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो कह रहे थे कि जी गुस्से का इजहार कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस पे। बैरिस्टर गौर को कह रहे थे कि वो आखिरी वक्त में पीछे हट जाता है, उसका ये होना चाहिए। तो एक सूरत हाल ये है कि सारों को अगर एक मैसेज चला जाए कि भाई ये है, इसके पीछे चलना है और चलते रहो तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। पार्टी चेयरमैन का यही मकसद नहीं होता फखर? पार्टी चेयरमैन का मसला कहाँ पर आया आपके ख्याल में? जैसे भट्टी साहब भी बता रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर बिल्ड ऑन करना चाहें तो। अलीना, जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान का जो बड़ा मसला है वो मर्दम शनासी का है, मैं नहीं समझता कि इमरान खान का ये मसला है मर्दम शनासी का। इमरान खान जो भी फैसला लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं। वो चाहे उस्मान बुज़दार को उन्होंने चुना या बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन के तौर के ऊपर चुना, उन्होंने सोच समझ के और जानबूझ के ही चुना है। और उन्हें ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात है, वो ट्रस्ट डेफिसिट उनका पार्टी के हर एक लीडर, इवन अपने फैमिली मेम्बरान तक के ऊपर उनका ये ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा से रहता है। इमरान
खान उसी तरह के ही बंदे जो कमज़ोर होता है उसको चुनते हैं ताकि वो कोई रिप्लेस ना कर सके। जहाँ तक बात है कि उनका कोई सूटेबल जो अल्टरनेट जो कि इस मुश्किल वक्त में पार्टी को आगे बढ़ा सके और उनका जो बयानिया है वो उसको ज़िंदा रख सके, तो उसमें कोई शक नहीं कि जो मुराद सईद है उसकी जो पीटीआई की ख़ासतौर पे जो यूथ है और वो जो हॉकिश एक सोच रखते हैं, वो उनमें मुराद सईद सबसे ज़्यादा काबिल कबूल है। और अब भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वक्तन फ़वक्तन उनके मैसेजेस और पैगामात चलते रहते हैं और वो जो टेक ऑन करना है रियासती इदारों के साथ उसी तरह के ही पैगामात चलते रहते हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये किसी तौर के ऊपर भी मुराद सईद पार्टी को आगे नहीं लेकर जा सकते। तो फिर सवाल ये है कि कौन वो बंदा है सूटेबल जो कि पार्टी को जिंदा रखते हुए पार्टी का बयानिया आगे बढ़ा सके। तो देखें, हमें अगर पिछले 2 साल का वो देख लें पीटीआई की ओवरऑल जो स्ट्रगल है और जिद्दोजहद को देख लें तो 9 मई के बाद पीटीआई के ऊपर सबसे ज़्यादा सख्त जो है वो हालात थे और उन हालात में अगर किसी ने पार्टी को जिंदा रखा और पार्टी को एक्टिव रखा, वर्कर्स को बाहर मोबिलाइज किया, तो वो शख्स था शेर अफजल मरवत। उसमें वो उस तरह के जो मीडिया के ऊपर भी और फिर लोगों को अट्रैक्ट करने वाले वो तमाम तर एलिमेंट्स और वो तमाम तर अज्जा हैं जो कि पीटीआई का एक वोटर और सपोर्टर है। इसके ऊपर भी ट्रस्ट डेफिसिट की खबरें आती रही हैं खान साहब की तरफ से, यहाँ तक कि उनको पार्टी से निकाल दिया। वही बात है कि इमरान खान किसी ऐसे शख्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते जो कि वो समझते हो कि वो उनकी पॉपुलैरिटी वो बढ़ सकती है। मैं बड़े अदब के साथ ये सवाल करना चाहती हूँ आसिफ रशीद चौधरी साहब, फिर मसला उन 4 बंदों का या 5 बंदों का है या फिर मसला कहीं और है? देखें, मसला कहीं और है। इस वक्त पीटीआई जिस क्राइसिस का शिकार है वहाँ पे कोई फायर ब्रांड लीडर अगर पार्टी को आगे लेके जा सकता है तो मैं इस बात को बाय नहीं करता। और पीटीआई के पास ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मामला फहम हैं, पुराने सियासतदान हैं, ज़ीरक हैं, जो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। अगर मेरे ज़हन में जो नाम आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पीटीआई के पास 2 ऐसे लोग हैं, एक का नाम है शाह महमूद कुरैशी और दूसरे का नाम है चौधरी परवेज़ इलाही। ये दोनों पुराने सियासतदान हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीप रूटेड इनके ताल्लुकात हैं और ये दोनों लोगों इनके साथ अगर एक कमेटी बना दी जाए जिसको हेड करें बुशरा बीवी, तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन होगा जो इमरान खान साहब को कोई बात मनवाने की पोजीशन में भी होंगे। जो बुशरा बीबी अंदर, शाह साहब अंदर, परवेज इलाही साहब अपने झमेलों में और बिल्कुल गायब। वो कहने को पार्टी के सदर हैं लेकिन कहाँ है ये सच बहुत बड़ा सवाल। जब पीटीआई इनको नॉमिनेट करेगी तो ये लीडरशिप का जेल में होना या लीडरशिप का ग्राउंड में होना इतना अहम नहीं रह जाता और फिर कुछ रिलैक्सेशन मिल भी जाती है ना। एक्सेस ही नहीं मिलती खान साहब तक, क्या करें? नहीं, लेकिन अगर खान साहब को मनवाने की कोई सलाहियत रखता है बात पार्टी में तो वो बुशरा बीबी हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। और एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए जो मामला फहम और पुराने बंदे चाहिए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन को भी समझते हों, सियासत की ऊंच नीच को समझते हों, लोगों को साथ लेके चलने, इवन इमरान खान साहब खुद लोगों को साथ लेके चलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते। उनकी पार्टी के 2 जो लोग हैं, ये और बुशरा बीबी, अगर इन पे मुश्तमिल एक कमेटी हो जिसकी चेयरमैन बुशरा बीबी हो जो खान साहब से कोई बात मनवा भी सकें जब कोई तय, भट्टी साहब बड़ी गौर से सुन रहे हैं आपकी बात को, क्राइसिस से निकालने के लिए ठीक है। भट्टी साहब बड़ी गौर से सुन रहे हैं। भट्टी साहब कंक्लूडिंग वर्ड जल्दी से, बस टाइम हमारे पास खत्म हो गया। जी मैडम शेख, मैं आसिफ से आसिफ की आगे बढ़ाता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही साहब और बुशरा बीबी जो उन्होंने बताई हैं, तीनों इसमें कमाल का काम कर सकते हैं। और परवेज़ इलाही साहब गायब नहीं है, बहुत सख्त बीमार हैं और सीरियस बीमार हैं और बड़े उनके मसाइल ऐसे हैं कि जो वो बता नहीं पा रहे, ना बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी इन पे अगर मुश्तमिल एक ट्राइका बन जाए तो सारे मसाइल सारे तो नहीं हल होंगे लेकिन 80% हल हो जाएंगे। खान साहब से जेल में मुलाकात के लिए वो पर्चे पे पर्चे जा रहे हैं, उधर मुकदमे पे मुकदमे हो रहे हैं। इन लोगों से कैसे मुलाकात होगी, कैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगी? फिर वही झमेला। देखिए ये मैडम शेख आपने सेकंड छेड़ा है ना, फर्स्ट जो था ना वो कि कौन ले करे तो ये बेहतर हो सकती है। देखिए मैंने क्यों वो ये थी सेकंड, फिर वो मसला। देखिए मैंने तो एक बात की थी कि इमरान खान साहब ने खुद ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली अपना पॉलिटिकल सक्सेसर किसे कहा था, लेकिन अब जाहिर है उसमें जो सर्कमस्टांसेस है इस वक्त जो ग्राउंड पे लोग हैं उसमें जाहिर है बुशरा बीबी का 26 नवंबर के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो बुशरा बीबी चाहे जितना इमरान खान उन पर ट्रस्ट करें लेकिन पार्टी के अंदर वो मामला नहीं है।
इस वक्त जो ग्राउंड पे लोग हैं उनकी हम बात करते हैं। अगर ग्राउंड पे लोग हैं तो जैसे अभी शेर अफजल मरवत की बात की, या आरिफ अलवी हैं, आरिफ अलवी पीटीआई के फाउंडिंग लोगों में से हैं। सबके लिए मेरा एक सवाल है जो आने वाले दिनों में हम करेंगे, क्या हमें थोड़ी सी अप्रोच नहीं पीटीआई को डिफरेंट करनी चाहिए? अगर सारे बंदों से मसला आ रहा है और शिकायत यही है कि खान साहब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, या खान साहब अपनी पावर उनमें डिल्यूट नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ज नहीं कर रहे, तो इस वजह से कोई उनके ऊपर एतबार नहीं कर रहा, तो खान साहब एक क्लियर मैसेज दें, इससे मामला हल हो जाएंगे। खान साहब को अपने कुछ लोगों पे एतमाद करना पड़ेगा। हाँ, अगर गौहर साहब है तो फिर कह दें गौहर साहब के पास वीटो पावर है, गौहर साहब कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, यही इसी तरह चलती है तहरीक। आपको उन पे कॉन्फिडेंस, और ज़रूरी नहीं है कि वो हर मर्तबा आपसे जाके मिलें। आप एक पार्टी के अपने ट्रस्टेड लोगों की मूवमेंट के हवाले से कमेटी बनाएं, उस कमेटी के पास पूर्ण मुकम्मल इख्तियार हो, जब जाके छोटा सा फिक्र में सर छोटे नहीं होगा कर दें, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, बड़ी देर से कहा जा रहा है। चलिए फखर, आप पहले जल्दी से करें, भट्टी साहब से। देखें, ट्रस्ट डेफिसिट की बात है। इमरान खान इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे, तमाम तर अख्तियारात थे, उसके बावजूद भी वो किसी ऐसे शख्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे जिससे वो समझते हो कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है या वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसे लोग रखे। अब तो जेल में है, अब तो मजीद उनका जो ट्रस्ट का इशू है वो सर, लेकिन अब तो सर्वाइवल की जंग है ना, पार्टी की भी सर्वाइवल की जंग है, खान साहब की रिहाई की और सर्वाइवल की जंग है। भट्टी साहब। मैडम शेख, एक काम ही कर ले तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, और वो काम है कि दो काबिल कदर खवातीन को कहें कि आप पार्टी को मेहरबानी करें पैगामात पहुंचाना, या पार्टी में अथल पत्थल करने से बाज आ जाएं, पार्टी को पार्टी चलाने दें। क्या मतलब? मतलब ये है कि अलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी की अगर पार्टी में मुदाखलत और पार्टी फैसलों में मुदाखलत और मीडिया पर आकर या पीछे रहकर जो चीज़ें हैं, अगर ये ख़त्म कर दी जाएं तो फिर भी बहुत सारी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग भट्टी साहब। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, वरना मैं आपसे मजीद गुरेज थी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। आने वाले दिनों में इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे, बट जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपके सवाल डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो सवालात भेजे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे हसन मार्शल पूछ रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई। सूबाई हुकूमत ने इस मामले पर एक मुकदमा दर्ज किया है, विफाक इस हवाले से कार्रवाई करेगा? और अगर डिटेल्स हैं सेहत से मुतल्लिक सर, तो वो भी प्लीज़ हमसे ज़रा शेयर कीजिएगा। देखें, एक बड़ा ही अफसोसनाक मामला पेश आया है कि हेड ऑफ द स्टेट हैं आसिफ अली जरदारी, उनसे किसी को सियासी इख्तलाफ हो सकता है, उनकी पार्टी से किसी को सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सदर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान नंबर 1 हैं, उनको बीमार होते हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उनके हवाले से ना एक बड़ी ही मिलिशियस किस्म की कंपेन जो है वो चलाई जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, और बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की खराफात वाली बातें लिखी जाती हैं। फिर उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पैदा की जाती हैं, और पूरे मुल्क में इस हवाले से चहमगोइयाँ होती हैं। और हम देखते हैं कि जो हुकूमत जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े सख्त कवानीन लेके आ रही है, और काबिल दस्तअंदाजी पुलिस कानून भी लेके आई है, हेड ऑफ़ द स्टेट के ऊपर इतनी बड़ी कंपेन चलती है, लेकिन कोई एक शिकायत किसी बंदे के ख़िलाफ़ दर्ज नहीं करती। पूरे मुल्क में एक शिकायत दर्ज होती है तो वो भी सूबाई हुकूमत जो है वो पुलिस के थ्रू वो करती है। आपकी FIA कहाँ पे है, आपका जो है आप तो साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी आपने बना दी है, उसके हेड भी अपॉइंट हो चुके हैं। उनको इस बात का इल्म ही नहीं हुआ, इस सारे इदारे को, FIA को, कि हेड ऑफ द स्टेट है, उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ लिखा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मामलात के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, एक एक ट्वीट के ऊपर नोटिस हो जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं, उनकी सेहत को लेके जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को ख़बर बनाया, ये वही जो है हमारी कमज़ोरी है और एक इंतहाई बुरी आदत है। जिस तरह की कैफियत का सामना कलसूम नवाज़ की बीमारी पे मुस्लिम लीग नून को करना पड़ा, या इमरान खान साहब को जब गोली लगी थी तो उस हवाले से जो चहमगोइयाँ की गई, तो ये एक गलत सियासी रविश है कि अपने सियासी पॉइंट्स को जो है किसी की बीमारी के अंदर सेटल करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद चौधरी। अगला सवाल मल साहब आपके लिए दानिश से पूछ रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का सियासत में आना क्या सिंध में कोई तब्दीली ला सकेगा?
बहुत जल्दी है, बहुत कबल वक्त है, और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आता मुस्तक़बिल करीब में। उनसे एक दो मुलाकातें मेरी हुई हैं। अच्छा। और अच्छे ब्राइट हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ अभी बिल्कुल सियासत में नौमौजूद है। आपको किस चीज़ की कमी लगी? देखिए, एक तो वो एक्सपीरियंस देखिए जो मुझे ख़ुद बिलावल या आसफा या उनमें भी नज़र आती है। बेनज़ीर भुट्टो को एक बहुत ही तजुर्बेकार टीम के साथ बेनज़ीर भुट्टो ने ग्रो किया, और फिर उन्होंने उनकी अपनी स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, जेलें, ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़ुद ज़ाती तौर पे उन पर गुजरी, तब वो निखर के आईं। और उनकी ज़ाहिर है उनकी एक पूरी खुदादाद सलाहियत थी। वो ऑक्सफर्ड में भी स्टूडेंट यूनियन की सदर रही थी। वो सारी चीज़ें थी, वो जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स को लेके चलती थी, जिस तरह। तो अभी आपको सियासी गुण की कमी नजर आई? सारी चीज़ें मुझे सर, कल लियारी में भी हुआ एक शो, कैसा लगा? देखिए, अभी अब मैं समझता हूँ कि अभी 2-4 साल लगेंगे उनको, अगर वो इस तरीके से, क्योंकि अभी तो उनका एक तरीके से आप समझे कि उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है उसमें। जब बिलावल भुट्टो का आप सोचे ना, बिलावल भुट्टो पिछले, सर ये नेचुरली आके खड़े हुए हैं या पीपल्स पार्टी को टक्कर दे रहे हैं, तो कोई खास वजह है या कोई खास बैकिंग? नहीं, पीपल्स पार्टी को अभी बिल्कुल टक्कर देने वाली हम ये लफ्ज भी यूज नहीं कर सकते। फिर कैपेसिटी में, किस कैपेसिटी में खड़े हुए हैं? देखिए, अभी तो वो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जाहिर है उनके वालिद ने जो पार्टी बनाई थी वो अनफॉर्चुनेटली उनकी विडो भी उस तरीके से लेके नहीं चल सकी। फिर फातिमा भुट्टो से बहुत लोगों को तवक्कुआत थी, लेकिन फातिमा भुट्टो ने अपने आप को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखा, वो इंटेलेक्चुअल साइड पे चली गई उसमें। तो अब जुल्फ़िकार ने गालिबन ये फ़ैसला किया है कि वो मुतहर्रिक होंगे, वो फुल टाइम, लेकिन मेरा ख्याल है उनको अभी वक्त लगेगा। जी, बहुत शुक्रिया मदन साहब। अगला सवाल भट्टी साहब आपके लिए। फ़रूक पूछ रहे हैं कि बुज़दार की हुकूमत में लूटमार थी या नहीं, अगर थी तो इमरान खान साहब क्यों इस पर आंखें बंद किए रहे और क्यों नहीं इस काम को रोका? आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है या तनकीद नहीं है? ये सिर्फ सवाल है आपसे, ये तनकीद या कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो आप इसका इस तरह से जवाब दीजिएगा प्लीज़। फिर बुज़दार, फिर इरशाद भट्टी, फिर मैडम शेख। और मज़हर साहब भी अभी स्टूडियो से उठे नहीं है, बुज़दार साहब का नाम सुन के आपको बता दूं। हाँ, जाहिर है, डेफिनेटली जाहिर है, इन्हीं को वो सुना करते थे रिपोर्ट कार्ड में। जब वो पकड़े जाएं तो इनको भी कोई 2-4 पेशियों पे बुलाया जाए। तो हम क्या समझे कि बुज़दार साहब के जो फैसले हैं उनके पीछे मज़हर साहब का हाथ है और दानिश है? जी, विजडम मज़हर साहब की है। चले, पहली बात मेरे भाई के करप्शन कहाँ है, यहाँ का कोई मसला कौन है? थोड़े से लोगों को निकाल कर कौन है जिसका दाव लगा और उसने दिहाड़ी नहीं लगाई, और कौन है जिसने जब इक़्तिदार का मामला आता है तो कोई करप्शन उसको रोक पाती है? दूसरी बात मेरे भाई, करप्शन हुई पंजाब में, इमरान खान को बताया गया कई बार और उन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी सच है। मगर इससे बड़ा सवाल है मेरे भाई कि उस्मान बुज़दार को क्यों नहीं अकाउंटेबल किया जाता? आज वो सब इक़्तिदार में हैं जो ये सारी कहानियाँ में सुनाया करते थे। टीके ताहिर खुर्शीद कहाँ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस्मान बुज़दार का, जिसके बारे में बड़ी कहानियां में सुनाई गई। ठीक है। फरा गुज्जर, एहसन जमील गुज्जर कहाँ हैं? तो पंजाब, इसके अलावा पंजाब के सारे किरदार कहाँ हैं? तो क्यों नहीं भाई आप अकाउंटेबल करते? क्यों उनको नहीं पकड़ते? क्यों उनसे नहीं पूछते? ये सबसे बड़ा सवाल है। ओके, थैंक यू भट्टी साहब। अगला सवाल फ़खर आपसे अरूबा अब्दाली पूछ रही हैं कि गैलप सर्वे के मुताबिक 2002 में 46%, 46% पाकिस्तानी गैर निसाबी किताबें पढ़ते थे। 2011 में 28% रह गई है शरह, और 2019 में हर किस्म की जो कुतुब-बीनी है सिर्फ 9% तक महदूद हो गई। वजह क्या है इस मुसलसल कमी की? ये बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है अरूबा ने, ये और बड़ा अनफॉर्चुनेट एक ट्रेंड की तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो बुक रीडिंग का एक कल्चर था वो अनफॉर्चुनेटली वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख़त्म होता जा रहा है। मुझे याद है जब हम ख़ुद ज़माने तालिब इल्मी में थे तो एक ही सेशन में जब बैठते थे कोई भी किताब पढ़ने के लिए, तो जब तक ख़त्म नहीं होती थी तब तक नहीं उठते थे। अब वही जो है वो सूरत हाल है कि बाज़ औक़ात हमें कई दिन तक किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो उसकी जो बुनियादी वजह है
है, अगर जो ये गैलप का सर्वे भी है 2002 में देखें तो उस टाइम जो जिस तरह से ये परसेंटेज बताई गई है, उस टाइम मोबाइल या इंटरनेट की उस तरह से पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन नहीं थी, मोबाइल का वो कल्चर नहीं था जो कि अब है। तो एक तो जो मोबाइल और जो सोशल मीडिया है उसने ये किताब से दूर कर दिया है तमाम लोगों को। इवन जो पहले किताब पढ़ते थे वो भी अब उनका जो वो किताब के ऊपर कम टाइम गुजरता है और मोबाइल के ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम गुजरता है। सोशल मीडिया एक बड़ी वजह है। फिर उसके साथ साथ अटेंशन स्पैम है, वो हर इंसान का वो कम होता जा रहा है कि वो किताब के ऊपर जिस तरह फोकस करके पढ़ने का वो था रुझान था, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। फिर इंस्टेंट जो एंटरटेनमेंट है, बड़े शॉर्ट क्लिप्स में आपको टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो कंटेंट मिलता है वो बुक में और उसमें लोग अब इस वजह से कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जो ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन आने की वजह से, सोशल मीडिया और उसकी वजह से ये तमाम तर जो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से बुक रीडिंग का कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है। और कितने अफसोस की बात है, हम तो यहाँ पर गैर निसाबी किताबों की बात करें, यहाँ पर तो स्कूल नहीं जाते हैं। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल्स नहीं जाता, स्कूल से महरूम है, पढ़ा लिखा ही नहीं है। इसके ऊपर सीरियसली काम करने की ज़रूरत है हुकूमत को। तो जी इसी तरह से हमें भेजते रहें अपने सवालात। हमें आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।